देखिए 12 साल तो हो गए हैं। तो एक नया रिकॉर्ड तो मोदी जी ने प्रस्थापित किया है, वो अपनी जगह है। लेकिन आज देश की क्या हालत है, उस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था की हालत क्या है, विदेश नीति किस तरह से तहस नहस हो गई है। मोदी जी ने जो चुनाव के पहले वादे किए थे, उसमें से कितने वादे पूरे हुए हैं? क्या उसके बारे में मोदी जी ने कुछ अफसोस जाहिर किया है या कोई माफ़ी का इजहार किया है? 15 लाख रुपए काला धन, 2 करोड़ नौकरियां हर साल, किसानों की आमदनी दुगनी करना, बेरोजगारी महंगाई ख़त्म करना, कई सारे वादे किए, झूठे वादे किए थे। उसमें से एक भी पूरा नहीं कर पाए। कोई माफ़ी नहीं, कोई अफसोस नहीं। किस तरह से चकमा देकर, धोखा देकर चुनाव जीता गया। देखिए, अर्थव्यवस्था की बात करें तो आज मोदी जी के कार्यकाल में रुपए की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने रुपए की कीमत के बारे में मनमोहन सिंह जी पर जो तंज कसा था, उनको याद है। और आज देखिए, रुपया सेंचुरी पार करने के कगार पे खड़ा है। हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। ईरान युद्ध के कारण महंगाई बढ़ रही है। रोज़ सरकार या तो गैस की कीमतें धीरे धीरे बढ़ाती है या पेट्रोल डीजल की कीमतें धीरे धीरे बढ़ाती है, ताकि एकदम महंगाई के मार न पड़े। लेकिन सरकारी तेल कंपनियों का घाटा बढ़ता जा रहा है। एक दिन वो मुनाफे से नुकसानी में तब्दील होगी और उसके बाद फिर उनको निजीकरण करके अदानी को सौंपा जाएगा। और कौन से क्षेत्र में भारत ने सफलता प्राप्त की है? देखिए, जो हाल में लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, चीन ने दिखा दिया कि दूर से बैठकर वो कैसे लड़ाई को प्रभावित कर सकता है। चीन के पास दूर मार करने वाले मिसाइल्स हैं जो हमारे पास नहीं हैं। चीन फाइटर जेट बनाता है, चीन कई चीज़ें बनाता है। चीन एक महाशक्ति बन के उभर आया है। और जयशंकर जी तो सही बोलते हैं कि चीन हमसे 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में हम पिछड़ गए हैं। चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं 6ठी पे पहुंच गए। एक तरफ विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन क्या विकसित भारत की व्याख्या है, ये नहीं बताते आप। आज पर कैपिटा इनकम में हमारा नंबर देश में 140 से नीचे है। 140 देशों का एक आमदनी जो है, पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है, हमसे ज़्यादा है। तो कौन से विकसित देश की बात हम कर रहे हैं? अब देखिए, परराष्ट्र जो नीति है, विदेश नीति है, उसमें पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया है। पाकिस्तान आज ईरान और अमेरिका युद्ध में मध्यस्थी कर रहा है और युद्ध रोकने की कोशिश कर रहा है, और भारत कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान हाई टेबल पर बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो पाकिस्तान में जश्न मनाए जा रहे हैं। कोई बड़ी लड़ाई के बाद जब जीत होती है तो अपने कमांडर को बढ़ोतरी दी जाती है, जैसे कि बांग्लादेश लड़ाई में हमने जनरल मानिक शाह को फील्ड मार्शल बना दिया था। उसी तरह से जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया, क्योंकि पाकिस्तान मानता है कि ऑपरेशन सिंदूर की लड़ाई पाकिस्तान जीत गया था, और भारत सरकार कोई सच्चाई बताने को तैयार नहीं है। वाजपेयी की देखिए, जब कारगिल की लड़ाई हुई और कारगिल की लड़ाई हम जीते ऑपरेशन विजय के बाद, तुरंत अगले दिन वाजपेयी जी ने एक कारगिल इंक्वायरी कमेटी बिठा दी, और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आते ही उसको पब्लिश कर दिया गया। उसमें काफ़ी बातें, सीरियस बातें लिखी थी कि आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है। प्रधानमंत्री वाजपेयी जी पे सीधा आरोप था। लेकिन वाजपेयी ने रिपोर्ट को पब्लिश किया और उन्होंने कहा कि यह जो गलतियां हुई है, जो सामने आई है, उसको हम दुरुस्त करेंगे, और हमने की। और आज हमारी इंटेलिजेंसी उसकी वजह से काफ़ी मजबूत है। लेकिन प्रधानमंत्री ना तो संसद में बहस चाहते हैं। हर एक लड़ाई के समय संसद में बहस हुई थी, चाहे वो चीन की लड़ाई हो, चाहे 65 का पाकिस्तान के
साथ शास्त्री दिन लड़ा हुआ युद्ध हो या बांग्लादेश की लड़ाई हो। कारगिल में संसद भंग थी, इसलिए संसद में चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन वाजपेयी जी ने सारे विपक्षी नेताओं को बताकर कारगिल के बारे में असलियत का रिव्यू प्रेजेंटेशन किया था। हमारे प्रधानमंत्री पूरी लड़ाई में ना तो कोई संसद की बात हुई, ना तो कोई जनता को विश्वास में लेने की बात हुई, और सच्चाई जो है वो अपनी जगह है। पाकिस्तान की बात सब लोग मान रहे हैं क्योंकि भारत की तरफ से कोई नैरेटिव आया ही नहीं। तो कौन से क्षेत्र में हम सफलता पर? अब आज किसानों की हालत देखिए, महाराष्ट्र में हर रोज 8 किसान खुदकुशी कर रहे हैं। कहाँ गया आपका वादा किसान की आमदनी दुगनी करने का? तो आपको जश्न मनाने का अधिकार है, आप करिए, जश्न मनाइए, लेकिन देश की जनता पिस रही है। आप कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को गरीबी के नीचे से ऊपर उठाया है। अरे 80 करोड़ लोगों तो आप धान दे रहे हैं जिसके बगैर वो जीत नहीं सकते। तो क्या ये विकसित भारत की निशानी है? आप नीट परीक्षा में देखिए, हर साल नीट के पेपर लीक होते हैं, और नीट के पेपर लीक होने के बाद कोई ना कोई पैसा कमाते हैं, और एक भी अफसर को या जो सिस्टम चलाते हैं उनको कोई सजा नहीं होती। और भाजपा की नीति है कि क्या कोई भी कितनी बड़ी भी कोई कारतूत करे, कार्रवाई करे, चाहे रेप करे, मर्डर करे या भ्रष्टाचार करे, कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा, कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं स्वीकार करेगा। राजनाथ सिंह जी ने अलग कल कहा था कि हम यूपीए थोड़ी है कि हम छोटी छोटी बातों पे इस्तीफा देंगे। अरे छोटी छोटी बात जनता में सरकार के प्रति विश्वास निर्माण करने के लिए आवश्यक होती है। आपने देखा महाराष्ट्र में करीब करीब कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, सिर्फ आरोप। ये तो इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की राजनीति थी और यहाँ वाजपेयी की राजनीति। किस बात का हम खुशी मनाएंगे? जो 20 मिलियन 2 करोड़ बच्चे वो कॉकरोच पार्टी को जो समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब जनता में गुस्सा है जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है। अब देखिए, ऑपरेशन लोटस के चलते महाराष्ट्र की सरकार टूटी। अब वही ऑपरेशन लोटस, वही पैसे के थैले लेकर टीएमसी में पार्टी तोड़ दी गई है। तो किस जनतंत्र की बात कर रहे हैं, किस विकसित भारत की बात कर रहे हैं, और किसके जश्न मनाएंगे? प्रधानमंत्री जवाब देते नहीं, ना प्रेस का सामना करते, ना कोई आलोचना सहन करते हैं, उनके सिर्फ अंधबद ढोल पीटते रहते हैं। देश का जनतंत्र खतरे में। बात करें, जैसे आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारत की जनता को गुमराह किया गया, आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि ना तो कहीं चर्चा की गई, ना तो कोई रिपोर्ट दी गई। देखिए, हमारी मांग ये है कि जब भी कोई बड़ी लड़ाई होती है तो उसका इतिहास, उसकी सच्चाई जनता के सामने रखी जाती है, प्लस हो माइनस हो, उसी से हम सीखते हैं। हमारे बहादुर जो सिपाही हैं, उनका नेतृत्व कौन कर रहा है? एक बहुत ही निकम्मा नेतृत्व उस सरकार के, फौज का नेतृत्व कर रहा है, इसीलिए इस तरह की बातें हो रही है। क्या इंटेलिजेंस फेलियर था? क्या हमें पता नहीं था कि चाइना पाकिस्तान को मिसाइल्स दे रहा है, लंबे दूरी के जहाज दे रहा है? चाइना के इंजीनियर पाकिस्तान में बैठकर लड़ाई लड़ रहे थे, क्या हमको पता नहीं था? तो ये कहीं ना कहीं तो इंटेलिजेंस फेलियर है, कहीं ना कहीं तो नेतृत्व की प्रश्न चिन्ह है। फौज पे नहीं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप पे प्रश्न चिन्ह है। और सरकार चर्चा से भागना चाहती है, ना पार्लियामेंट में चर्चा होने देती है, ना कोई कमेटी वगैरह। हमारी मांग है कि पहलगाम की घटना की जांच हो, किसने सिक्योरिटी हटाई? क्या आप मैसेज देना चाहते थे कि कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई पुलिस की आवश्यकता नहीं है? जब आपको वार्निंग मिली थी कि क्या कुछ हो सकता है, तब भी आपने अनदेखी करी। और जो लड़ाई हुई उसके बारे में कौन बताएगा? चीन ने हमारा जो प्रदेश हथिया लिया है, प्रधानमंत्री इतने डरे हुए हैं चीन से कि कहते नहीं चीन तो घुसा ही नहीं हमारे यहाँ। फिर सैटेलाइट फोटोग्राफ क्या दिखा रहे हैं? हवाई पट्टियाँ बन रही है, सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं हमारी एरिया में, और प्रधानमंत्री करे नहीं पाकिस्तान चीन का ना कोई घुसा है, ना किसी ने कोई हमारा कब्जा किया है। क्यों डर रहे इतना? कारण साफ है कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। जो राहुल गांधी कहते हैं, उनको जो भी कहा जाता है वो उनको करना पड़ता है। कुछ दिन पहले इजराइल के हित में इटली गए थे। क्यों गए थे इटली? अचानक क्यों गए? आपके
विदेश दौरों के बारे में 2-2 महीने पहले अनिल अंबानी को कैसे पता चलता है? कौन है अनिल अंबानी? आपके अमेरिका में अमेरिकी सरकार से अच्छे संबंध प्रस्तावित करने के लिए आप हरदीप पुरी जो उनको काम देते हो, जो कि सामान्य नागरिक है। आप सुषमा स्वराज जी जो विदेश मंत्री, उनको नहीं विश्वास में लेते। उनके जो राजदूत हैं, एम्बेसडर, उनको नहीं सोचते। आप किसी प्राइवेट व्यक्ति को बताते हैं। कई सारे सवाल है। धीरे धीरे सच्चाई उजागर होकर रहेगी। जब अमेरिका से एप्स्टीन फाइल का सच आगे आएगा तब प्रधानमंत्री कहाँ भागेंगे। हमने देखा कि कई सभाओं में पीएम हो या बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे अमित शाह जी हो, जेपी नड्डा जी हो, वो ऑपरेशन सिंदूर और सारी चीज़ों को लेकर कहते हैं हम तो घर में घुस के मारे हैं। घर में घुस के कहाँ मारा है? जहाज तो हमारे अपनी अपने यहाँ गिरे हैं, भारत में गिरे हैं। पाकिस्तान ने अपनी देश से उन्होंने मिसाइल दागे हैं, वो सच्चाई है। पूरी देश हंस रही है हमारे नैरेटिव पे, और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर बता रहे हैं क्या हुआ। और आप में हिम्मत नहीं कि बता सच्चाई बताने की। आप कहिए कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्यों नहीं बोलते आप? चुप्पी क्यों साथ हैं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में फौज की कोई गलती नहीं है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप की गलती है। अब पॉलिटिकल लीडरशिप को जिम्मा उसका लेना पड़ेगा, जो प्रधानमंत्री जी डर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर अमेरिका से होता है और प्रधानमंत्री को चुपचाप सहन करना पड़ता है। पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है। रोज ट्रम्प साहब कहते कि मैंने सीज फायर कराया, और प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे। अब ट्रेड डील की बात हो रही है। अब मुझे अंदेशा है कि ट्रेड डील जो हमारे किसानों के हित के खिलाफ होगा, हमारे लघु उद्यमियों के हित के खिलाफ होगा, क्योंकि अमेरिका कोई ऐसा ट्रेड डील एक्सेप्ट नहीं करेगा जो उसके देश के हित में ना हो। तो क्या जल्दी पड़ी है अमेरिका के पीछे भागने की? रशिया से हम संबंध बिगाड़ रहे हैं अमेरिका के दबाव में। क्या अंदरूनी बातें? क्यों आप इजराइल से इतना डर रहे हैं? क्यों ट्रंप से आप इतना डर रहे हैं? जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। क्या सच्चाई है? एक दिन सच्चाई तो सामने आएगी। अभी बैठकों का दौर भी शुरू हुआ है। इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। दूसरी तरफ यहाँ से शिंदे और सीएम देवेंद्र फडणवीस दोनों दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। आज रात कल सुबह भी चले जाएंगे, वहाँ पे भी बैठक का दौर शुरू होगा। किस तरह से आप देखिए, इंडिया गठबंधन को तो बैठक करनी थी। हमारा एक विपक्ष का गठबंधन है और कोई एक दल शायद बीजेपी का सामना नहीं कर सकता, इसलिए हम सब मिलकर कर रहे हैं। अगर लोकसभा चुनाव में, उसके बाद विधानसभा चुनाव में घपलेबाजी नहीं होती तो शायद नतीजा कुछ और होता। जैसे महाराष्ट्र की बात मैं करूं तो लोकसभा के चुनाव में हमारा एक बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है विपक्ष का, लेकिन 3-4 महीने बाद हुए विधानसभा में सारी बाजी पलट गई। ये डुप्लीकेट फर्जी वोटर्स की बात है, जिस तरह से एसआईआर कराया जा रहा है उसकी बात है। तो किसी तरह से आप चुनाव जीतना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं, चाहे देश का कुछ भी हो। अब जिस तरह से वेस्ट बंगाल में हो रहा है, आपने देखा कि यूसुफ पठान जो है 20 जो है विधायकों के साथ एनडीए में ज्वाइन करने की तैयारी में ऐसी खबरें सामने आ रही है। ममता जी की यहाँ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीबीआई की टीम उनके घर पहुंच रही इंक्वायरी के लिए। देखिए, यूसुफ पठान हो या उनके सारे सांसद, उनको पूरा हक है अगर कोई अपने पाला बदलना है तो, लेकिन उसके पहले संसद का इस्तीफा दें। ये 2/3 कानून के पीछे न छुपे। ये ऑपरेशन लोटस जो महाराष्ट्र में हुआ तो उसी की पुनरावृत्ति, वही चीज़ दोहराई जा रही है वेस्ट बंगाल में। और पूरे अपोजिशन को ख़त्म करके रहेंगे और एक पार्टी की सरकार चलती रहेगी। और उसके बाद फिर जो चाहे कानून पारित कर सकते, जैसे कि लोकसभा के डिलिमिटेशन का कानून फिर से लाने की कोशिश हो रही है एक विमेन रिजर्वेशन के आड़े। विमेन रिजर्वेशन का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि नॉर्थ इंडिया की हिंदी बेल्ट की सीटें बढ़ें और साउथ इंडिया की सीटें कम हो, ताकि साउथ इंडिया की आवाज़ और दब जाए और साउथ इंडिया से कोई भी देश का नेतृत्व न कर सके। हमेशा हिंदी हार्टलैंड से प्रधानमंत्री बने, इसीलिए सीटें बढ़ाई जा रही है। और नाम आप ले रहे हो विमेन्स रिजर्वेशन का। कौन है विमेन्स रिजर्वेशन के खिलाफ? राजीव गांधी लाए थे 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए। हम कोई महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ थोड़ी है। हम हैं आपके गलत डिलिमिटेशन के खिलाफ है, जो कि आप नॉर्थ इंडिया की हेजिमनी,
नॉर्थ इंडिया की ताकत बढ़वा रहे हैं, लोकसभा की सीटें नॉर्थ इंडिया में बढ़वा कर और साउथ इंडिया की सीटें कम कर कर।